जा रहा है। रेडी है? ओके, लाइव चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रेडी हूं मैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर परवेज आलम साहब। आपका संबंध वैसे ओखला से है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काफी फाल और काफी एक्टिव हैं। परवेज साहब, आज हम लोग जो संवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि शाहीन बाग का मामला काफी लेटेस्ट है और काफी एक बार फिर सुर्खियों में है। और अभी आज आपका बयान आया है कि शाहीन बाग को आम आदमी पार्टी एक मिसलीड कर रही है और उसको एक बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और आपने काफी भड़ास निकाली है आम आदमी पार्टी के ही एक नेता पर। क्या वजह है, इसकी नौबत क्यों आई? किस तरह से जब एक तरफ बीजेपी थी जो इस मूवमेंट को बदनाम कर रही थी और कहीं ना कहीं एलिगेशन कांग्रेस पार्टी पर भी आ रहा था, लेकिन अब नौबत यहां तक आ गई है कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है दिल्ली में, वो कह रही है कि बीजेपी ने इसको शुरू कराया था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे आज ये बातचीत रखी है। मैं आपका भी और वतन समाचार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने जो बात कही शाहीन बाग को लेकर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जो है, पहली बात तो लोगों को ये गलतफहमी है कि ये सीए एनआरसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तहरीक थी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जी। ये हिंदुस्तानियों की तहरीक थी। वो हिंदुस्तानी जो इस देश से प्यार करते हैं, वो हिंदुस्तानी जो इस देश की आईन से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान से प्यार करते हैं। ये संविधान को बचाने की लड़ाई थी। ये माफ कीजिएगा, किसी मुसलमान और इस्लाम या किसी धर्म और जाति को बचाने के लिए लड़ाई नहीं थी। ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई थी। भाजपा एक तरफ तो पूरे चुनाव में या अब तक बार बार, अगर आपको याद हो, अमित शाह ने कहा था कि ईवीएम पे इतने जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। आज कई सौ बच्चे पुलिस ने उठा के रखे हुए हैं, उन पे क्या मुकदमा है? कहां शाहीन बाग का प्रोटेस्ट नॉर्थ ईस्ट दंगों को जोड़कर देखा जा रहा है। कई सारे बच्चों पे जो शाहीन बाग के नाम पे उठाए गए थे, उन पे दिल्ली दंगों का भी मुकदमा चला दिया गया। अब एक गुमनाम आदमी, उस पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए एक गुमनाम आदमी, जिसको आप लोकल भी हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सहाफी हैं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट को आपने भी बहुत करीब से देखा है, समझा है। आपने इस शख्स का पहले कभी नाम सुना? कौन है ये शख्स, गुमनाम शख्स? भाजपा ने ज्वाइन करा लिया। तो ज्वाइन करा लिया तो मैं फिर एक सवाल भाजपा से पहले पूछना चाहता हूं, फिर आम आदमी पार्टी पे आऊंगा। आज कई सारे जामिया के बच्चे, कई सारे हमारे भाई शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को लेकर उन पे मुकदमे चल रहे हैं, वो जेलों में हैं। अगर ये सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट है शाहीन बाग का, अगर ये भाजपा वाकई मानती है कि ये शाहीन बाग का प्रोटेस्टर है, एक्टिविस्ट है, तो फिर तो इसको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ये आजाद कैसे घूम रहा है? इसका मतलब है कि ये फर्जी है, ये कहीं शामिल नहीं था। और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट तो हमारी माओं ने शुरू की थी, हमारी बहनों ने शुरू की थी, हमारे दादियों ने शुरू की थी। हम लोग, मैं भी वहां खड़ा रहता था, और मैं गर्व है, मुझे इस बात का फख्र है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, सबने इस सीए और एनआरसी के मूवमेंट को, आंदोलन को सपोर्ट किया। मेरे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा कई बार आए, सलमान खुर्शीद कई बार आए, कई बड़े बड़े नेता आके इस पूरे तहरीक में अपना टाइम दिया। अब चूंकि एक आदमी, एक गुमनाम आदमी भाजपा ज्वाइन करता है, तो अब नैरेटिव कैसे बिल्डअप की जा रही है? आप नैरेटिव, एक ने तो एक को ज्वाइन करा लिया, दूसरा जो है सौरभ भारद्वाज, भाषा देखिए, वो कहते हैं कि ये जो तहरीक वहां पे जो लोग बैठ के चला रहे थे, वो सारे के सारे भाजपा के एजेंट हैं। क्या मतलब है इसका? सीए, एनआरसी और शाहीन बाग, हर हिंदुस्तानी जो इस देश को प्यार करता है, उसके जज्बात से जुड़ा हुआ है, उसके रूह से जुड़ा हुआ ये आंदोलन। 1947 के बाद, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शायद ही कभी इस देश में इतनी बड़ी तहरीक चली हो जो संविधान के नाम पे चली हो, देश को बचाने के नाम पे चली हो, देश की अखंडता के लिए चली हो। उसको बदनाम किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी किस बेशर्मी से
ये कह रहा है कि वहां जितनी हमारी बूढ़ी दादियां जो 1 डिग्री टेम्परेचर में, रात में 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ दिसंबर के महीने में, बावजूद इस ठंड में कपकपाती हुई हमारी दादियां वहां बैठी थी इस देश को बचाने के लिए, उनको ये भाजपा का एजेंट कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां से, या बाकी जितने शोएब इकबाल हो, मोहम्मद यूनुस हो, या मलिक अब्दुल रहमान मलिक हो, या जो भी इमरान हुसैन हो, 5 मुस्लिम विधायक हैं, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी इस बात को मानते हैं जो सौरभ भारद्वाज ने कहा है? अगर मानते हैं तो आके खुल के कैमरे के सामने कहें, हिम्मत है तो आए, लोगों को बताएं ये सारे के सारे शाहीन बाग के लोग ये भाजपा के एजेंट थे। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और सौरभ भारद्वाज को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि आप पार्टी भाजपा की वीविंग है, आप पार्टी कहती है कि ये सब भाजपा ने शुरू कराया था, आप लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए शुरू किया गया था। भाजपा को ये कहने का तब मौका मिल जाता है जब आप खुद इस बात का एतराफ करते हैं कि सलमान खुर्शीद साहब आए या कांग्रेस पार्टी के सुभाष चोपड़ा साहब आए जो उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष थे। क्या ये इतना सारा घालमेल क्यों है? पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है? कौन किसका लीडर है? पिक्चर बहुत क्लियर है, पिक्चर बहुत क्लियर है। कुछ लोग इसको अपने चश्मे से, अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते। हर चीज में कुछ लोगों की आदत होती है शक व शुबा की निगाह से देखना। बहुत साफ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जब ये संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया था तब उन्होंने बहुत साफ इसमें लिखा था, संविधान सभा में इस पे चर्चा हुई थी और बहुत साफ लिखा है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष भारत है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और ऐसे में अगर कोई भी कानून धर्म के नाम पे बनता है, कोई भी कानून हो, धर्म के नाम पे आप कानून बना नहीं सकते। इसका मतलब आप जो आत्मा है, संविधान की जो आत्मा है, जो सोल है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और शाहीन बाग की बहनों ने और दादियों ने आपको झकझोर दिया, आपको बता दिया कि आप गलत कर रहे थे। और संविधान को बनाने में, इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कुर्बानी है। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश की। अगर संविधान जिस दिन भी, जब भी सरकार या कोई भी एजेंसी खतरे में डालेगी, संविधान की आत्मा अगर खतरे में होगी, तो कांग्रेस पार्टी एक संविधान के सैनिक के तौर पे वहां खड़ी रहेगी। जिसको जो इल्जाम तराशी करना है करे। हमें पता है हमारी नीयत साफ है, हमने इस देश के लिए वहां अपनी बहनों के लिए खड़े थे, हमने कोई राजनीति नहीं करी। और आपको याद हो चुनाव में हमने सीए एनआरसी का मुद्दा नहीं उठाया था। सीए एनआरसी का मुद्दा किसने उठाया सबसे ज्यादा? क्योंकि हमें पता था कि ये एक भावनात्मक इशू है, एक जज्बाती मुद्दा है और हमारी बहनों ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन एक तरफ तो अमित शाह जो करंट लगा रहे थे और दूसरा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए कई जगह न्यूज चैनलों पे बैठ के कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, अगर दिल्ली पुलिस होती तो 2 घंटे में मैं शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म करा देता। मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए आम आदमी पार्टी के लोगों से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमारी 80 साल 90 साल की दादियां वहां बैठी हुई हैं, ठंड में ठिठुर रही हैं। आखिर एक बार आकर पूछ तो लेते कि भाई आपकी शिकायत क्या है। लेकिन आपने यहां आना जरूरी नहीं समझा। आपने एक बार भी कैंपेन में ये नहीं बोला कि भाई जो भी शाहीन बाग का मुद्दा है, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आपके बीच आऊंगा और आपकी बात सुनूंगा। क्योंकि आपको सत्ता की लालसा थी, आप सत्ता लोलूप लोग थे। आपने एक बार भी नहीं जानने की कोशिश की और आज तक खामोश है। और जब आपको मौका मिलता है आप शाहीन बाग को बदनाम करते हैं। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उन्होंने तो खुद कहा था कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं और बाद में कहा भी गया कि वो इतने कम मार्जिन से इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने शाहीन बाग के फेवर में बयान दे दिया था। ये तो दोगलापन है। अगर वो शाहीन बाग के साथ हैं तो फिर आज क्या हुआ?
आज क्या हुआ आखिर, मैं जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया ने जब कहा कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं, लोगों ने वेलकम किया, और खासकर माइनॉरिटी के लोगों ने और दिल्ली के सेकुलर जमात के हिंदुओं मुसलमानों सब ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, भाजपा को हराया, इनको थंपिंग मेजॉरिटी से जिताया। उसके बाद क्या किया इन्होंने? इनको सबको, अपने प्रोटेस्टर्स को अपने हाल पे छोड़ दिया। इनके जमाने में जामिया से बच्चे उठाए गए, एक लफ्ज बोला इन्होंने, जामिया में किस तरह से बर्बरता हुई, पुलिस की लाइब्रेरी में घुस घुस के बच्चों को मारा गया। क्या वहां सिर्फ मुस्लिम बच्चे पीटे थे? क्या सिर्फ मुस्लिम बच्चे पीटे थे? जामिया में सिर्फ क्या मुस्लिम बच्चे पढ़ते? भाई, हक और इंसाफ की आवाज चाहे वो मुसलमान उठा रहा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी उठा रहा हो, उसके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए था, मुख्यमंत्री को खड़ा होना चाहिए था। जब जामिया पे गोलियां चल रही थी, जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे गोलियां चली, एक भी शब्द, एक भी अल्फाज अगर मुख्यमंत्री ने कहा हो तो आप मुझे निकाल कर दिखा दीजिए मीडिया का। तो ये सिर्फ घड़ियाली आंसू कि मैं जामिया शाहीन बाग के साथ हूं मनीष सिसोदिया जी का। अब क्या हुआ? अब तो आपने एक बार, अब तो प्रोटेस्ट भी नहीं है, आपने एक बार भी ग्रीवांसेस सुनने की कोशिश की? लेकिन परवेज साहब, सवाल फिर यहाँ ये पैदा होता है कि भारत सरकार की तरफ से कई बार इस तरह का बयान आया कि सरकार संवाद करना चाहती है शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर के, लेकिन कोई लीडर ही नहीं, बात किससे करे? क्योंकि जब इंटरलोकेटर भी जो नियुक्त किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वहां भी इस तरह की समस्या आई थी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, फिर मैं वही कहता हूं जो आज भाजपा क्लेम करती है ना कि शाहीन बाग के एक्टिविस्ट भाजपा ज्वाइन किया है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि यहां कोई एक्टिविस्ट था ही नहीं, ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके का तहरीक था, यहां कोई एक चेहरा नहीं था। और यहां के दादियों ने क्या कहा कि आप आइए और यहां आके हमसे बात कीजिए, सरकारी नुमाइंदा। लेकिन जो इंटरलोक्यूटर की आप बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सीए एनआरसी पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि आप जाके उनसे ये बात कीजिए कि ये रास्ता कैसे खुले, चाहे वो प्रोटेस्ट शिफ्ट करने की बात हो या कोई और उसकी शक्ल इख्तियार कर लिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोक्यूटर आए थे, उन्होंने मध्यस्थ आए थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सीए एनआरसी पे जो आपके ग्रीवांसेस है वो मैं लेकर भारत सरकार तक जाऊंगा। वो उनके पास सिंगल एक ही एजेंडा था, एक ही मकसद था उनको क्या यहाँ आने का, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप जाकर एक्सप्लोर कीजिए कि ये रास्ता कैसे खुले। यहाँ के लोग भारत सरकार की तरफ से ये आरोप तो आया ही, कहीं ना कहीं ये बातें आपने भी सुनी होंगी कि किस तरह से कोई बात किससे करें, संवाद किससे करें, जब कोई नेता ही नहीं है, वहां सब नेता हैं। नहीं, ये तो बहाना है, ये तो बहाना है भाई। जब ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट होता है तो आप बात किससे करें? समूह से कीजिए, आके आप अपनी बात मंच पे आइए और कहिए। मंच ने सबका वेलकम किया, मंच ने कभी किसी को भगाया नहीं। शाहीन बाग के मंच ने सबका वेलकम किया, और बार बार मंच से कहा गया कि अगर कोई भी सरकारी नुमाइंदा आके बात करना चाहे तो हम वेलकम करेंगे। आप एक बार आते तो सही। आप तो बड़े बड़े कमरे में, 5 स्टार होटलों में और एसी के बंद कमरे में बैठकर आप सिर्फ जो है डायलॉग बाजी कर रहे थे। आपने कभी कहा कि भाई पाकिस्तानी लोग बैठ गए हैं, आपने कभी कहा कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, आपने कहा कि ये अराजक लोग बैठ गए। आपने उस संवेदना को समझा ही नहीं, जिन संवेदनाओं के साथ, जिन जज्बात के साथ हमारी बहनें वहां बैठी थी। आपको मुद्दा समझ में नहीं है, आपने उसको भी कलर कर दिया और हिंदू और मुसलमान में। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डंके के चोट पे कहता हूं कि वहां सिर्फ मुसलमान नहीं थे, वहां हिंदुस्तानी थे जो देश से प्यार करते हैं, जो देश के संविधान से प्यार करते हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों की क्या रणनीति होगी इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि खबरें अभी ये आ रही हैं कि ये एक बार फिर से ये मूवमेंट कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है या हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकार का स्टैंड अभी तक बदला नहीं। मैं कहता हूं आज भी, अब तो चुनाव लोकसभा का भी खत्म हो गया, दिल्ली का भी खत्म हो गया। अब मैं तो यही गुजारिश करूंगा दोनों सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जो इशू, जो ग्रीवांसेस थे वो आज भी जस के तस बने हुए हैं।
दिल्ली, हिंदुस्तान में रोजगार खत्म होता जा रहा है, इकोनॉमिक पूरी तरह से इकोनॉमी देश की बैठ चुकी है, नौकरियां जा रही हैं। हालात ठीक नहीं है, हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, इलाज ढंग का नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप धर्म के नाम पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लोगों को हिंदुस्तान में लेकर आए और बांग्लादेश से। आपके इसी कानून के वजह से जिनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, जिन पड़ोसियों के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते कभी भी खराब नहीं हुए, हमेशा अच्छे थे। अफगानिस्तान के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, हिंदुस्तानियों को, हमेशा अच्छे संबंध रहे। आपके इन्हीं कूटनीतियों की वजह से, ऐसे कानून की वजह से हमारे पड़ोसी नाराज होते चले गए। हालत यह हो गई कि नेपाल जैसा मुल्क भी जो हम पे हमेशा डिपेंडेंट साथ दिया, अच्छे में बुरे में, आज वो भी हमें आंख दिखाने लगा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सरकार को चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके, उसने से क्या गलतियां हुई है उसको सुधारे, और इवन केजरीवाल साहब को भी चाहिए कि इस पे मजबूत स्टैंड ले। और ये जो डबल गेम खेल रहे हैं, कभी अमित शाह के साथ, कभी मोदी के साथ, वो बुरी तरीके से दिल्ली में एक्सपोज हो चुके हैं। ये अब चलेगा नहीं, या तो स्टैंड लीजिए, नहीं तो आप साफ कहिए कि आप भाजपा के साथ हैं। जब परवेज साहब, जब सरकार की तरफ से इस मोमेंट पे पूरे मुद्दे पे, चाहे वो सीए का हो, एनआरसी का, एकदम खामोशी छाई हुई है, तो जो लोग दोबारा शुरू करने की बात कह रहे हैं या दोबारा शुरू करने की बात आ रही है, उसे किस तरह आप देखते हैं? नहीं, मुझे अभी नहीं पता, चूंकि जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ था, जब ये महामारी, कोरोना महामारी पैंडेमिक शुरू हुआ था, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान जो है कोरोना महामारी के जद में है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस हालात में, चूंकि वो सब भी बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, चाहे वो जामिया के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो शाहीन बाग की दादियां हों, तो मुझे लगता नहीं है वो इतने जिम्मेदार लोग हैं जिनके कंधों पे हिंदुस्तान के आईन को बचाने की जिम्मेदारी है, और वो जिन्होंने दिन रात एक कर दिया हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए। मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी कोई गैर जिम्मेदारी भरा फैसला लेंगे। जब तक ये कोरोना महामारी है, वो इस चीज को समझेंगे। हाँ, लेकिन सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि अगर एक हिंदुस्तान के बड़े तबके का एक कानून को लेकर अगर कहीं भी कोई शंका है, तो सरकार को उसको दूर करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लेवल पे इसकी पहल कर सकती है, दिल्ली सरकार के साथ संवाद कर सकती है भारत सरकार के साथ? नहीं, अगर कोई भी लॉजिकल बात है, संविधान को बचाने की बात है, या देश के भलाई के लिए या देश की अखंडता के लिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। और आज भी मैं कहता हूं, आज भी अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ भी बात करना पड़े, हमने हमेशा खुले दिल से, चाहे वो कई मुद्दों पे, सिर्फ ये सीए एनआरसी का मुद्दा नहीं है, ये देश में जो इकोनॉमी का मुद्दा हो, देश में रोजगार का मुद्दा हो, देश में जो छोटे छोटे लघु उद्योग एमएसएमई का मुद्दा हो, या देश में जो सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, या देश में जो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा खुले मन से लोगों के मुद्दों को उठाया है, चाहे वो केजरीवाल जी के सामने उठाया हो या देश के प्रधानमंत्री के सामने उठाया हो। तो इस तरह के मुद्दे हम लगातार उठाते हैं और उठाते रहेंगे। इस कोरोना महामारी में भी हमने देखा है कि दिल्ली प्रदेश के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हो, चाहे अलग अलग सरकारों के साथ हो, मिलकर के कहीं ना कहीं संवाद तो स्थापित किया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि मैं जिस टीम में काम कर रहा हूं, उसका अध्यक्ष जो है एक ऐसा युवा है, चौधरी अनिल कुमार जी, जिसमें जोश है, ऊर्जा है, और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। इस महामारी में जब लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और खासकर मैं भाजपा और आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, जिनको जिम्मेदारी थी दिल्ली की, चाहे एमसीडी की बात हो तो वहां भाजपा है, केंद्र की बात हो वहां भाजपा है, दिल्ली की बात हो वहां आम आदमी पार्टी है। लेकिन अफसोस, न इनके विधायक और ना ही इनके सांसद
और ना ही इनके कॉरपोरेटर्स कहीं बाहर सड़कों पे दिखे। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में शुरू में ही हमने कांग्रेस की रसोई चलाई और लगभग 55 लाख लोगों को हमने कांग्रेस की रसोई के जरिए बेहतरीन खाना, पौष्टिक भी और हेल्दी भी, जिसको कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान खा सकता है। सरकारी दिल्ली सरकार का जो खाना था उसको लोग खाने के लिए तैयार नहीं थे। 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को कांग्रेस ने, दिल्ली कांग्रेस ने कच्चा राशन दिया और इसके अलावा कई श्रमिकों को हमने अपना ऑफिस, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है, उसको खोल दिया था रात में नाइट शेल्टर के तौर पे, ताकि लोग आए और रात में वहां रुके। यही नहीं, कई माइग्रेंट लेबर्स को हमने उनके घर, उनके वतन तक पहुंचाया। तो ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने ऐसा जुझारू अध्यक्ष हमें दिया है, जिसके नेतृत्व में हमने इतना कुछ काम किया और आज भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। सफाई कर्मचारी, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले हमने 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घेराव भी कराया था हमने सचिवालय में, जहां आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि जो कोरोना योद्धा है, अगर कोरोना से उनकी मृत्यु होती है तो हम 1 करोड़ रुपया देंगे। लगभग दिल्ली में 22 सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई कोरोना से, लेकिन केजरीवाल के कानों पे जू में मेरी आवाज आप तक जा रही है परवेज भाई? आपका कनेक्शन कुछ वीक हो रहा है शायद। एम्प्लॉइज हैं जिनके पास पैसे नहीं है, लोन पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। आप 4 महीने से उनकी सैलरी रोक के रखे हुए हैं। कितनी शर्मनाक बात है। दिल्ली में डॉक्टर्सों की, जो कोरोना योद्धा सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सैलरियां नहीं मिल रही पिछले 2-2, 3-3 महीने से, और फिर आप कहते हैं कि हम कोरोना से लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? इस तरह से लड़ेंगे जब आप अपने कोरोना योद्धाओं का सम्मान नहीं करेंगे। अफसोस की बात। नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो परवेज साहब कहीं ना कहीं जो लोग कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर्स थे जिनकी इस पैंडेमिक में शहादत हुई है, मौत हुई है, उनको 1 करोड़ रुपया तो दिया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर ये भेदभाव क्यों? आप डॉक्टर्स को दे रहे हैं, आप पुलिस को दे रहे हैं, तो फिर सफाई कर्मचारी को क्यों नहीं दे रहे? सफाई कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिला के आज लगा हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल का कर्मचारी हो या सड़कों पे काम कर रहा हो। अगर किसी सफाई कर्मचारी की कोरोना की वजह से डेथ होती है, तब ये भेदभाव क्यों? यही तो मेरा सवाल है। क्योंकि वो बेचारा दलित है, गरीब है, इसलिए आप उसको पैसा नहीं देना चाहते? डॉक्टर और पुलिस को आप सिर्फ पैसा देंगे। ये दोहरी मानसिकता है, ये भेदभाव है, नहीं चलेगा। मेरा आखिरी सवाल परवेज साहब, आने वाले दिनों में किस तरह से केंद्र सरकार के साथ या दिल्ली सरकार के साथ दिल्ली वासियों तक, क्योंकि आप दिल्ली के हैं, दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली कांग्रेस के आप सीनियर नेता हैं, किस तरह से एक समन्वय बना करके चलेंगे ताकि राजनीति में एक पारदर्शिता भी आए, एक आम आदमी को राहत भी मिले, आम जनता को, आम लोगों को? देखिए, सबसे पहले अगर राहत देना है, रही बात, पहले तो आपने बहुत अच्छी बात की, सामंजस्य की। इस कोरोना महामारी में जब देश एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, बिजनेस हो, हर तरह से लोग टूटे हुए हैं। ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का वक्त है। लोगों के पास पैसा नहीं है। राहुल जी ने न्याय योजना के तहत उन्होंने कहा भी था कि सबको कम से कम 7,500 रुपया महीना अगले 6 महीने तक दिया जाए। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि आप राहत दीजिए। आप राहत क्या दीजिए? स्कूल फीस, जो प्राइवेट स्कूल की फीस है, लोगों की नौकरियां नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी कट हो गई है, लेकिन प्राइवेट स्कूल 1 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पूरा का पूरा फीस वसूला जा रहा है अभिभावकों से। आप उसमें छूट दिलाइए।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप मुआवजा दीजिए। कोरोना में से जितने लोगों की मृत्यु हुई है या जो लोग बीमार हुए हैं, आप उनको मुआवजा दीजिए, क्योंकि इसका प्रोविजन है इस कानून में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये प्रोविजन है। आप जितनी फैक्ट्रियां बंद है या दुकानें बंद थी लॉकडाउन पीरियड में, आप उसका फिक्स चार्जेस माफ कीजिए। लेकिन बजाय इसके आपने क्या किया? पेट्रोल और डीजल पे वैट बढ़ा दिया। आपने क्या किया? हर चीज महंगी कर दी। आपको जहां जहां मौका लगा आपने सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके शराब की दुकान खोल दी, उस पे 70% आपने टैक्स लगा दिया। अब जो गरीब औरतें कमा कर लाती थी, उसके पति जो शराब पीते हैं उससे पैसा छीनकर बच्चों को दूध पिलाने की बजाय 70% एक्स्ट्रा टैक्स देके वो लोग शराब खरीदने जा रहे हैं। आप किस तरह की दिल्ली बनाना चाहते हैं? लेकिन परवेज साहब, सरकार की ये दलील है कि कहीं ना कहीं का सरकार ये कर रही है तो रेवेन्यू कहां से आएगा, सैलरीज कहां से देंगी? और आपने चूंकि अभिभावकों का मसला उठाया, स्कूल टीचरों का मसला, उनको सैलरी कहां से जाएगी? जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो भी तो बेचारे कितने लोगों को पाल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं। मेरे समझ से अगर आप अरविंद केजरीवाल का एक पुराना स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने जनवरी में दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास सरप्लस पैसा है और जरूरत पड़ी तो अगर एक साल भी लोगों को देना पड़े तो मैं दूंगा। और दूसरा, चलिए आपसे मैं एक काउंटर सवाल पूछता हूं, अगर दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते में एक या दो हर अखबार में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, दिल्ली का शायद कोई ऐसा कोना बचा हो जहां होर्डिंग और बैनर और पोस्टर नहीं लगे हो, शायद कोई टीवी चैनल ऐसा हो जहां एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा हो अरविंद केजरीवाल जी का, तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब है कि पैसे हैं आपके पास, आप और ज्यादा पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप अपना प्रचार कर सके, आप अपनी पब्लिसिटी कर सके। आप देखिए, कोरोना महामारी है, एक दुख की घड़ी है, एक संकट है, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। ये वक्त है अपने लोगों के साथ खड़ा होने का। अगर आपका अहमद भाई कोई रिश्तेदार परेशान हो, आपका पड़ोसी कोई परेशान हो, तो आप उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे या उसका किराया देकर आप उसकी मदद करना चाहेंगे? ये वक्त था लोगों की मदद करने का, ये वक्त था लोगों के आंसू पोंछने का, ये वक्त था लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के नीतियों ने जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय उस जख्म को और कुरेदा है। आखिरी सवाल चलिए आपसे कर ही लेते हैं, जो कि आपने मीडिया विज्ञापन की बात की है। अगर मीडिया में विज्ञापन नहीं जाएगा तो मीडिया हाउसेस चलेंगे कैसे परवेज साहब? नहीं, अच्छी बात है, जो रूटीन के विज्ञापन है वो दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप बताइए, साबुन से हाथ धुलने के लिए आप बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, ये बात आप सिंपल तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू या कम पैसे वाले बजट में आप छोटा, आप 25% का ऐड देते, आपने फुल पेज डबल पेज ऐड दिया है, आप उसका क्वार्टर पेज ऐड दे देते, बात तो उतनी थी, मैसेज उतनी ही जाती। लेकिन आपने जानबूझ के बड़े बड़े ऐड दिए। और अभी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, अर्थक्वेक पे डबल पेज ऐड आया था। अभी बताइए, अर्थक्वेक पे ऐड देने का क्या मतलब है भाई? जब अभी कोरोना चल रहा है, आप कोरोना से रिलेटेड कोई बात, प्लाज्मा बैंक पूरी दुनिया में अभी तक इसको कहीं कोई ऑथेंटिक नहीं मान रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा कि इस पे कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट अभी या स्टडी ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि ये रामबाण है कोरोना के इलाज का। लेकिन सरकार ने इतनी वाहवाही लूटी और हुआ क्या? ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, लोग अपने सेविंग्स बेच बेच के, औरतें अपनी ज्वेलरी बेच बेच के 50,000 1 लाख रुपए बिचौलियों को देकर प्लाज्मा का इंतजाम करने में लग गई। और आपने खूब बड़े बड़े ऐड दिए प्लाज्मा से, बैंक से रिलेटेड। तो ये पैसा आप बचा के लोगों को राहत भी तो दे सकते थे। ठीक है परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।